अच्छा, आज एक क्लास और लूंगा मैं आप लोगों की, जो कल की क्लास है ना आज शिफ्ट कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो ये अभी फिर 1:15 से 1 बजे तक चलेगी क्लास। 1:15 से फिर क्लास रखूंगा मैं। ओके सर, ठीक है सर। 1:30 कर सकते हो कैसे? 1:30 1:30 कर लेंगे। हाँ सर, वो थोड़ा खाना भी रहेगा। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। तो इलेक्ट्रिक करंट को इन्होंने डिफाइन किया है, चार्ज फ्लोइंग इलेक्ट्रिक करंट इक्वल टू हो जाएगा, मतलब चार्ज फ्लोइंग पर सेकंड थ्रू एनी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, if electric current is constant, अगर कांस्टेंट है तो हम लोग लिखेंगे Q/T इक्वल टू I, और if इलेक्ट्रिक करंट इज वेरिंग तब हम लोग लिखेंगे I इक्वल टू dQ/dt या dQ/dt। ठीक है, ये भी एक ही ले लो। ठीक, अब एक्चुअली जो मैंने यहाँ लिखा कि चार्ज फ्लोइंग पर सेकंड थ्रू एनी एरिया क्रॉस सेक्शन, तो मतलब क्या है पहले ये चीज को समझेंगे आप। ये तो चलो डेफिनेशन हो गई है, लेकिन यह मतलब क्या है इसका, लिख लीजिए इसका। अच्छा, अगर एवरेज करंट की बात करें हम लोग, ये लिख लो, फिर एवरेज ही बता देता हूँ मैं आपको। लिख लिया? रिकॉर्डिंग कौन कर रहे हैं? लिख लिया ना? हाँ सर। एवरेज करंट, एवरेज इलेक्ट्रिक करंट, हो जाएगा I dt T1 से T2 डिवाइडेड बाई T1 से T2 dt। I dt क्या है यहाँ? dq डिवाइडेड बाई टोटल टाइम, यानी एक तरह से हो गया डेल्टा Q डिवाइडेड बाई डेल्टा T, या ऐसे भी Q फाइनल माइनस Q इनिशियल डिवाइडेड बाई T फाइनल माइनस T इनिशियल।
ये एवरेज करंट होगा। अब देखो, मान लो ये कोई कंडक्टर है। अब ये कंडक्टर, अगर कोई भी कंडक्टर इस तरह से रखा है, जैसे मान लेते हैं कि ये वायर का एक टुकड़ा है, एक पीस है, तो क्या उसमें करंट फ्लो करता है? नहीं। लेकिन हम लोग ये तो कहते हैं कि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो फ्री इलेक्ट्रॉन तो मूव भी करेंगे। इस पर रूम टेम्परेचर पे मूव करते हैं, यानी थर्मल एनर्जी की वजह से उनमें क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है, इसलिए वो मूव करते हैं। जब मूव करते हैं तो करंट होना चाहिए, क्योंकि चार्ज तो फ्लो करेगा किसी भी एरिया क्रॉस सेक्शन से बात करेंगे तो। लेकिन एक्चुअल में होता क्या है फिर? एक्चुअल में ये होता है कि मान लो कोई भी एरिया क्रॉस सेक्शन अगर आपने ये लिया, तो होता क्या है कि जितने इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन इसको क्रॉस करके उसी टाइम में इधर जा रहे होंगे। तो अगर 3 इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट में जा रहे हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स राइट में जा रहे हैं, तो नेट जो चार्ज है ना वो 0 हो जा रहा है। लेकिन सेम साइन की बात कर रहा हूं मैं, सेम साइन के लिए, इसलिए मैंने बोला इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, तो आप देखोगे कि नेट जो चार्ज यहाँ से फ्लो करके जा रहा है वो 0 है। तो नेट चार्ज अगर 0 है तो फिर करंट भी क्या हो जाएगा, इसमें 0 हो जाएगा। ठीक। लेकिन ये तो हुआ जब हमने कोई बैटरी इसके अक्रॉस नहीं अप्लाई किया, यानी कोई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं किया, तब ऐसा है। लेकिन जब आप बैटरी अप्लाई करते हो, यानी पोटेंशियल डिफरेंस जब किसी कंडक्टर के अक्रॉस अप्लाई करते हो, तब उसमें करंट फ्लो होता है। तो क्यों करंट फ्लो होता है उसके बारे में हम लोग अभी यहाँ बात करेंगे। ये लिख लो। ठीक है, अब पहले ये भी समझ लेते हैं थोड़ा, एक कॉन्सेप्ट और है, ये एग्जांपल ही ले लेता हूँ मैं। मान लो एक डिस्चार्ज ट्यूब है। तो ये मान लो पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। और हमने यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया हुआ है। तो इसमें क्या है, दरअसल आयंस है। तो आप देख रहे हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में सेटअप हो गए हैं। तो जो पॉजिटिव आयंस है वो इधर की तरफ मूव कर रहे होंगे, और जो नेगेटिव आयंस है वो इधर की तरफ मूव कर रहे होंगे, है ना। तो मान लेते हैं कि पॉजिटिव, यहाँ जो भी एरिया क्रॉस सेक्शन में चूज करूंगा, तो मान लो टी टाइम में उसको क्रॉस करने वाले जो पॉजिटिव चार्ज है वो Q1 है, और जो नेगेटिव चार्ज है मान लेते हैं Q2, वो जो कि इधर है ना, वो किधर जा रहे होंगे, वो ये इधर की तरफ जा रहे होंगे, है ना, अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहाँ जो करंट की हम बात करेंगे, तो दरअसल जो करंट यहाँ जाएगा, इसमें जो करंट एक तरह से फ्लो कर रहा है, वो करंट लिखा जाएगा Q1 प्लस माइनस Q2 डिवाइडेड बाई T। ये टोटल करंट माना जाता है।
जब नेगेटिव पॉजिटिव होंगे तो फिर उस केस में इस तरह से देखेंगे। यही कॉन्सेप्ट हम लोग सेमीकंडक्टर में भी यूज करते हैं, तो इस पॉइंट का ध्यान रखना है। ठीक है, लिख लो इसको। सर ये आप एक बार ये समझा सकते हैं ये अपने ऐसा क्यों लिखा है? समझाना ये समझाना यही जो लिखा है, समझ में आए या ना आए इसको याद कर लो। नहीं, मेरा मतलब ये था कि आई मतलब करंट जो स्केलर होता है, हम ये ऐसा क्यों चेक कर रहे हैं उसका डायरेक्शन वाइज कि ये वो क्रॉस सेक्शन से लेफ्ट में जा रहा है तो अरे भाई ये करंट बिल्कुल है, स्केलर होता है, लेकिन जो चार्ज उसको क्रॉस करके जा रहा है उसके करस्पॉन्डिंग तो करंट की बात करेंगे। जो यहाँ यहाँ एक तरह से समझ सकते हो कि करंट की डायरेक्शन की जब हम लोग बात करते हैं तो पॉजिटिव चार्ज के करस्पॉन्डिंग उसके डायरेक्शन की बात करते हैं बस, या अगर नेगेटिव चार्ज है तो उसके अपोजिट की बात करते हैं। ये इसका साइन कन्वेंशन है और क्या। अब यहाँ ये क्या है कि भले ही इसमें डायरेक्शन होता है, लेकिन एक्चुअल में होता है क्या, जैसे मान लो इधर से 10 एम्पियर करंट आया और इसमें मान लो 2 एम्पियर, यार इसमें कितना जाएगा, फिर 8 एम्पियर जाएगा। तो यहाँ ट्राइंगल ऑफ एक्रेडिशन तो फॉलो ही नहीं होता है भाई। कुछ भी कर लो आप, अगर इसको आप ऐसे कर लो या ऐसे कर लो, तब भी अगर 10 एम्पियर आ रहा है, इधर 8 एम्पियर जा रहा है, तो इधर 2 एम्पियर ही जाएगा। आगे बस उनमें तो करंट स्केलर ही है। ठीक, नेक्स्ट हमारे पास में mechanism of electric current in conductors and Ohm's law। तो मान लो जैसे कि ये कंडक्टर मैंने लिया और इसमें रैंडमली इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे होंगे, मूव कर रहे होंगे। जैसे मान लो ये इलेक्ट्रॉन है तो ये इधर जा रहा होगा, फिर मान लो ये टकराने के बाद इधर कहीं जा रहा होगा, फिर टकराने के बाद मान लो इधर कहीं जा रहा होगा, फिर मान लो ये इधर कहीं जा रहा होगा। तो ये रैंडमली मूव कर रहा है, इसकी वजह से थर्मल एनर्जी की वजह से ये है ना। और इसकी लेंथ मैंने मान लिया कि एल है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मैंने मान लिया कि ए है। ये तो एक ही इलेक्ट्रॉन की मैं बात कर रहा हूँ, और हमने यहाँ क्या किया, अभी कोई बैटरी अप्लाई नहीं किया है। इस केस में क्या है, नो बैटरी। नो बैटरी मतलब कोई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं कर रहे हैं। सेकंड केस ले रहा हूँ मैं, सेम कंडक्टर के अक्रॉस ही मैं यहाँ बैटरी अप्लाई कर रहा हूँ। तो मान लो हमने यहाँ बैटरी से इसको कनेक्ट किया, तो ये प्लस है, ये माइनस है, तो माइनस ये प्लस, ये वी है, और इसकी जो लेंथ है वो एल है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है। तो एक्चुअली में होगा क्या है यहाँ कि ये जो इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा था, तो इस इलेक्ट्रॉन को फोर्स किधर लगना शुरू हो जाएगा, इस डायरेक्शन में। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर सेटअप होगा ना, तो इसको फोर्स उधर लगेगा, तो ये क्या करेगा, इसको ड्रिफ्ट करना शुरू करेगा। तो जाना तो इधर ही चाहिए चाह रहा था। जैसे पहले ये क्या था,
पहले वाली सिचुएशन थी इसकी, है ना। लेकिन अभी क्या होगा, ये जा इधर रहा है लेकिन इसको फोर्स पीछे लग रहा है, तो यहाँ तक जाएगा, उसके बाद ये, है ना, मतलब यहाँ तक नहीं पहुंच पाएगा ये, फिर इधर जा रहा होगा क्योंकि इधर इसको इधर की तरफ फोर्स लग रहा है, फिर इधर जा रहा होगा, है ना, फिर ये इधर। तो आप देख रहे हो कि अल्टीमेटली ये जो ड्रिफ्ट हो रहा है, ये ड्रिफ्ट जो हो रहा है, तो जिसके इसके ड्रिफ्ट जो हो रहा है उसके करस्पॉन्डिंग जो वेलोसिटी होगी उसको हम बोलेंगे ड्रिफ्ट स्पीड या ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो किसकी वजह से ड्रिफ्ट हो रहा है, तो आप खुद भी देखोगे वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ड्रिफ्ट हो रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कर देंगे तो वीडी भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो कैसे समझेंगे अब इसको, तो यहाँ पहले जब बैटरी अप्लाई नहीं किया, तो इस केस में क्या है, बैटरी अप्लाई किया हमने, है ना। इसको बना लो पहले। हाँ सर हो गया। तो जब हमने बैटरी अप्लाई नहीं किया तब क्या हो रहा था, सब रेंडमली इस तरह से मूव कर रहे होंगे, u1 वेलोसिटी से, u2 वेलोसिटी से, u3 वेलोसिटी से। तो मान लो अगर n इलेक्ट्रॉन से un वेलोसिटी से, अगर इन सब का एवरेज निकालें तो आप देखो कि u1 वेक्टर प्लस u2 वेक्टर प्लस un वेक्टर डिवाइडेड बाई n, ये सब मिला के क्या होगा, जीरो होगा। अब आप कहेंगे सर ऐसे तो हमने कभी निकाला ही नहीं, तो आप ऐसे भी समझ सकते हो। सेंटर मास का कॉन्सेप्ट पढ़ा आप लोगों ने, उसमें क्या होता है, वी सी एम वेक्टर इक्वल टू एम वी वन वेक्टर प्लस एम वी टू वेक्टर। अब आप कहेंगे सर सबका मास सेम है, इलेक्ट्रॉन का मास तो सबका सेम ही है, डिवाइडेड बाई क्या लिखोगे आप, एम प्लस एन तक जाओगे, तो वी सी एम वेक्टर क्या हो गया यहाँ, वी वन वेक्टर प्लस वी टू वेक्टर डिवाइडेड बाई एन ही तो लिखोगे। अल्टीमेटली यू एवरेज क्या लिख रहा हूँ मैं, ये दरअसल वीसीएम ही है, क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम पर है नहीं, तो सिस्टम का जो सेंटर मास वो रेस्ट पर होना चाहिए, तो यू एवरेज वहां मैंने ले लिया, उसको जीरो ले रहा हूँ, ठीक है। अब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, तो क्या लिखेंगे अब लोग, वी वन वैक्टर इक्वल टू यू वन वैक्टर प्लस ए वैक्टर टी वन, मतलब टी वन टाइम उसकी वेलोसिटी वी वन हो जा रही है, एक्सेलरेशन सब पे क्या होगा, सेम होगा, तो वी टू वैक्टर यू टू वैक्टर प्लस ए वैक्टर टी टू, इस तरह चलते जाएंगे, तो वी एन वैक्टर इक्वल टू यू एन वैक्टर ए वैक्टर, ये टी एन हो जाएगा। इनकी भी एवरेज वैल्यू, मतलब वीसीएम की बात कर रहा हूं मैं यहाँ, डिवाइडेड बाई एन, तो ये u1 वेक्टर u2 वेक्टर ये तो सारा जीरो हो जाएगा, प्लस ये क्या लिखोगे आप, ए वेक्टर t1 t2 प्लस tn डिवाइडेड बाई एन, और इसको हम बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम या एवरेज टाइम है बिटवीन दी टू सक्सेसिव कोलिजन, लिख लो इसको। और इसी को हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी।
लिख लिया? हाँ सर। तो वी डी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर टाउ, वे टाउ इक्वल टू T1 T2 Tn डिवाइडेड बाय n। तो ये हो गया एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। और इसी को हम लोग रिलैक्सेशन टाइम भी बोलते हैं। रिलैक्सेशन टाइम क्यों? क्योंकि जैसे मान लो ये यह इलेक्ट्रॉन इधर आया और इसके साथ यहाँ कोलिजन होने के बाद ये यहाँ गया और उसके बाद फिर इसके साथ यहाँ कोलिजन हो तो इधर गया, तो तब तक ये क्या आया था? देखो रिलैक्स था एक तरह से, है ना, इसलिए इसको रिलैक्सेशन। तो यहाँ से इस कोलिजन और इस कोलिजन के बीच के टाइम की बात करें जो कि ऑन एवरेज टाइम है ना। अब यहाँ देखो वी डी वेक्टर, ए वेक्टर को क्या लिखेंगे? माइनस ए वेक्टर डिवाइडेड बाई एम ना, इनटू टाउ। तो ये हमारे पास में आ गई ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो वी डी इक्वल टू आ गया ए बाई एम इंटू टाउ। अब ध्यान से देखो, अगर ए को जीरो कर दो वी डी जीरो हो जाएगा, यानी इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं? ड्रिफ्ट होके जा ही नहीं रहे, है ना। तो ये ऐसा क्यों होगा कि करंट फ्लो करेगा? फिर यहाँ इसको थोड़ा और समझ लेते हैं। अब होगा क्या कि जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर लेंगे तो ये प्लस है, ये माइनस है। अब इसी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को अगर मैं लेता हूं तो एक्चुअली में क्या होगा? ऐसा नहीं कि इधर इलेक्ट्रॉन्स नहीं जा रहे होंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन तो इधर भी जा रहे होंगे, लेकिन एक्चुअल में इधर क्या हो रहा होगा? इधर जैसे 4 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं राइट में, तो इधर कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे होंगे? तो मान लेते हैं 6 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। तो अभी आप देख रहे हो कि नेट जो चार्ज फ्लो कर रहा है ना, वो इधर कितना फ्लो कर रहा है? एक तरह से 2 इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है। आई बात समझ में? इसलिए इस केस में करंट फ्लो करेगा, क्योंकि इस केस में नेट चार्ज जीरो नहीं जा रहा है। तो किसी टाइम टी की या डेल्टा टी टाइम की बात करेंगे तो एक तरह से 2 इलेक्ट्रॉन फ्लो करके जा रहे हैं, उसके करस्पॉन्डिंग फिर हम लोग इसमें आई करंट की बात करेंगे। किसके करस्पॉन्डिंग है? 2 इलेक्ट्रॉन के करस्पॉन्डिंग। ओके, बना लो इसको। लिख लिया भाई? हाँ सर। अब अपने को ड्रिफ्ट वेलोसिटी मिल गई, तो हम लोग क्या करेंगे अब यहाँ? तो मान लिया मैंने यही एरिया क्रॉस सेक्शन ले रहा हूं मैं यहाँ। तो मान लो इलेक्ट्रॉन जो जैसे 2 इलेक्ट्रॉन है, ऐसा नहीं कि कुछ राइट में नहीं जा रहे होंगे, जा रहे होंगे। मैं बात कर रहा हूँ 2 इलेक्ट्रॉन के करस्पॉन्डिंग बात कर रहा हूँ। नेट जो इलेक्ट्रॉन उधर जा रहे हैं, ठीक है, यानी जो नेट चार्ज किधर लेफ्ट की साइड फ्लो करेगा, तो ये प्लस है, माइनस है। तो मान लो यहाँ
इलेक्ट्रॉन्स है ये, तो ऐसा नहीं कि अब इसमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे, इसमें भी इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो हमने अभी जो वीडी लिया है, तो हर एक इलेक्ट्रॉन की स्पीड क्या हो गई अब वहां, वीडी हो गई। तो मान लो डेल्टा टी टाइम की मैं बात करूंगा, तो हर एक की स्पीड अगर वीडी है, तो इसके अंदर भी जो मैंने ये एक तरह से ये क्या बनाया है, ये मैं इसकी बात कर रहा हूं दरअसल ये, ठीक है। तो यहां से यहां तक ये सब वीडी स्पीड से जाएंगे, तो वीडी इंटू डेल्टा टी, ये डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे। कौन से वाले इलेक्ट्रॉन, ये कौन से वाले इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं मैं, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स है ना। तो यहाँ भी जो इलेक्ट्रॉन है और इसके अंदर भी जो इलेक्ट्रॉन है, तो टोटल ये जो एरिया क्रॉस सेक्शन इस वाले से, यानी किस वाले की बात कर रहा हूं मैं अब, मैं इस वाले एरिया क्रॉस सेक्शन से जो टोटल चार्ज फ्लो करके जा रहा होगा वो मैं निकालना चाहता हूं दरअसल। तो पहले तो मैं लिख लेता हूं, ये वी डी डेल्टा टी है और इसका एरिया क्रॉस सेक्शन ए है। तो मैं एक क्वांटिटी डिफाइन कर रहा हूं स्मॉल एन, जिसको बोलेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो आप पहले यहां देखो इसका वॉल्यूम कितना है, तो ए वी डी डेल्टा टी, ये वॉल्यूम हो गया, इनटू एन करेंगे तो ये क्या हो गया, टोटल चार्ज हो गया। अब ये टोटल चार्ज इस एरिया जो ग्रीन में मैंने यहाँ बनाया है, इस एरिया क्रॉस सेक्शन से कितने टाइम में क्रॉस करके जा रहा है टोटल चार्ज, तो क्यू बाई डेल्टा टी टाइम में, तो यही तो करंट हो गया। तो हमारे पास में आ जाएगा ये, अच्छा सॉरी, इनटू चार्ज की बात करेंगे तो ये तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुए ना, इनटू ई भी तो करेंगे, है ना। तो हमारे पास आ गया ये एन ई ए वी डी, यानी ये करंट होगा यहाँ से जिस एरिया क्रॉस सेक्शन को क्रॉस करके जा रहा है, इस वाले को इस वाले को, ठीक है। लिख लो भाई इसको। सर सर आज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का डिस्कशन होगा क्या एक्सरसाइज 2 का? कर लेंगे, कर लिया आप लोगों ने? हाँ सर। हाँ सर। उसका एक्सरसाइज 3 डिस्कस हो गया था ना? हाँ सर। एक्सरसाइज 3 हो गया था सर। कर लेंगे उसको। थोड़ी एक्स्ट्रा क्लासेस लेनी पड़ेगी अब आप लोगों की। अभी कल टाइम मिला तो कल शाम को ले सकता हूँ क्या? हाँ सर। तो एक तो भी ले रहा हूँ मैं 1:30 बजे से। कल एक्चुअली एडीएस सर ने एग्जैक्ट टाइम नहीं बताया, बट एक क्लास हो सकती है उनकी। कितने बजे? एग्जैक्ट टाइम तो नहीं बताया, बट लास्ट क्लास 6 to 8 हुई थी, तो शायद सेम हो सकती है। देख लेंगे उसमें। सर कल सुबह एक स्लॉट खाली था ना, तो तभी आप ले सकते हैं 9:45 से। सुबह, कल सुबह तो पॉसिबल नहीं है। ये लिख लिया? हाँ सर। अब एक चीज और है, हमने क्योंकि इन दोनों पॉइंट के बीच में देख रहे हैं, तो हमें मालूम है कि dv इक्वल टू माइनस ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, है ना। तो 0 to L, और ये हो जाएगा, मान लेते हैं कि ये P क्या लिखे इसको, स्मॉल एल ले लेता हूँ। ये A और ये B मान लेते हैं। तो VA टू VB, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो अल्टीमेटली क्या मिलेगा, VA माइनस VB इक्वल टू E इंटू एल, क्योंकि E और DR की डायरेक्शन एक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है। तो ये क्या है हमारे पास में B है, यहाँ से हमें E की वैल्यू भी मिल गई इस इक्वेशन से। पहले यहाँ VD की वैल्यू रखेंगे, तो NEA VD कितना है, EE
बाई एम इंटू टाउ, ठीक है। तो हमारे पास आ गया आई इक्वल टू एन ई स्क्वायर टाउ बाई एम इंटू ए इंटू ई की वैल्यू वहां से रख दूंगा मैं, तो एन ई स्क्वायर टाउ बाई एम इंटू ए, और ये हो गया वी बाई एल, लिख लो इसको। आप लोगों की शाम को क्लास होती है क्या मैथ्स की, मंडे टू हाँ सर। सैटरडे? हाँ क्या time डीपीपी रहता है? डिस्कशन डीपीपी डिस्कशन होता है। 9:30 से 10:30। हो गया सर। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, यानी v इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं यहाँ m बाई एन ई स्क्वायर टाउ, हो जाएगा l बाई a इंटू आई। ये क्वांटिटी देखो, ये है क्वांटिटी r, ये हो गया r इंटू आई, जहाँ r इक्वल टू हमारे पास में m बाई एन ई स्क्वायर टाउ l बाई a, तो ये क्वांटिटी होती है लेकिन रो, तो रो l बाई a, ठीक है। तो रो इक्वल टू होता है हमारे पास में m बाई एन ई स्क्वायर टाउ, इसको हम बोलते हैं रजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक है, ये हो गया हमारे पास में। तो ये क्या देखो, ये ओम्स लॉ ही तो है। तो ये देखा गया कि अगर टेम्परेचर और फिजिकल कंडीशंस कांस्टेंट है, फिजिकल कंडीशन मतलब लेंथ, एरिया, तो कांस्टेंट, और टेम्परेचर कांस्टेंट है, और मटेरियल जो है वो कांस्टेंट है, सेम है मतलब मटेरियल, तो उस केस में v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r होता है। क्यों होता है पहले समझ लेते हैं। यहाँ देखो रेजिस्टिविटी में क्या हो रहा है, एक तो n भी आ रहा है, यानी नेचर कैसा है मटेरियल का, है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम कितना है उसका, है ना, कितना ज्यादा है कितना कम है उस पर डिपेंड करेगा। दूसरा टाउ, टाइम कॉन्स्ट, ये एवरेज टाइम या रिलैक्सेशन टाइम। तो आप देखो कि जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो ये देखा गया कि टाउ डिक्रीज करेगा। क्यों? क्योंकि आप देखो कि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो स्पीड बढ़ेगी, तो कम टाइम लगेगा ना कोलिजन में, तो कम टाइम लगेगा तो टाउ क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, तो रो क्या करेगा यहाँ, इंक्रीज करेगा। तो जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रो क्या करता है, इंक्रीज करता है, क्योंकि टाउ डिक्रीज करता है। तो रजिस्टिविटी किस बात पे डिपेंड कर रही है, रजिस्टिविटी डिपेंड करती है एक तो मटेरियल पर, क्योंकि मास इलेक्ट्रॉन का तो कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है ना, ये मटेरियल पर डिपेंड करेगा एन, और टाउ टाइम पर। इसका मतलब है कि रजिस्टिविटी किस पे डिपेंड कर रही है, तो पहले ये समझ लेते हैं। तो इट डिपेंड्स
upon the material and temperature. एक तो ये इस पर डिपेंड करेगा, दूसरा आर को क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। ये किस किस पे डिपेंड कर रहा है, तो रेजिस्टेंस डिपेंड कर रहा है, एक तो मटेरियल पर तो डिपेंड कर ही रहा है, टेम्परेचर पे भी डिपेंड कर रहा है, साथ में लेंथ और एरिया पे भी डिपेंड करेगा। ठीक है, तो इट डिपेंड्स अपॉन द लेंथ and area of cross section of conductor. It depends upon the material and temperature. ओके, तो अगर ये सारी कंडीशंस कांस्टेंट हो तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, I होगा, और यही ओम्स लॉ है। ठीक है, ये क्लियर? सर एक मिनट। हाँ सर एक नेक्स्ट हमारे पास में करंट डेंसिटी, इसको जनरली जैसे डिनोट करते हैं, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। its direction is always along the direction of electric current. इसको डिफाइन किया गया है, इलेक्ट्रिक करंट per unit area of cross section
इलेक्ट्रिक करंट पर यूनिट एरिया क्रॉस सेक्शन, यानी हमारे पास में अभी सिंस आई इक्वल टू एन ई ए बी डी है, तो आई बाई ए इक्वल टू जाएगा जे, और ये जाएगा एन ई ए सॉरी एन ई डी वी डी, ये हमारे पास में, ठीक है। और इसको ऐसे भी लिखते हैं करंट को हम लोग, आई इक्वल टू जे वेक्टर डॉट टी ए वेक्टर, ठीक है। तो J इक्वल टू एन ई बी डी को लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, एन ई ई बाई एम इंटू टाउ। तो आप देखोगे यहाँ J इक्वल टू आ गया एन ई स्क्वायर टाउ बाई एम इंटू ई। ये एक्चुअली क्या है, ये E बाई रो है, क्योंकि रो क्या होता है, M बाई एन ई स्क्वायर टाउ होता है। तो J यानी E इक्वल टू जे रो, और एक और होता है इसमें रो इक्वल टू 1 बाई सिग्मा होता है, जहाँ सिग्मा है कंडक्टिविटी। लिख लीजिए, तो ये रिलेशन भी है जो काम आते हैं हमारे क्वेश्चन करने के लिए। लिख लिया सर। ठीक है, मान लो ये कोई कंडक्टर है, और यहाँ से आई करंट इसमें फ्लो कर रहा है, तो सेम करंट यहाँ से पास होगा, यहाँ अगर इस ड्रिफ्ट स्पीड मैंने मान लिया कि v1 है, यहाँ का एरिया क्रॉस सेक्शन a1 है, और यहाँ की डेंसिटी j1 है, तो आप देखोगे कि यहाँ
का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A2 है, यहाँ की जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो मैंने मान लिया कि V2 है और J1 करंट डेंसिटी है। तो आप यहाँ देखिए कि A1 जो है वो A2 से ज्यादा है, तो यहाँ क्या होगा, दरअसल I इक्वल टू NE A1 VD1 की जगह V1 इक्वल टू NE A2 V2। आई बात समझ में? तो आप यहाँ देखो कि आ गया A1 V1 इक्वल टू A2 V2, क्योंकि N कभी चेंज नहीं करेगा, क्योंकि पूरा कंडक्टर ही तो है, वो सेम मटेरियल का बना हुआ है। तो आप देखोगे कि V1 क्या होगा, यहाँ लेस देन V2 होगा। और अगर ऐसा हुआ तो हमें मालूम है कि सिंस V इक्वल टू या VD इक्वल टू होता है E बाई M इंटू टाउ, है ना। इसका मतलब ये भी हुआ कि E1 जो है वो लेस देन E2 होगा। लिख लो इसको। और एक चीज और है, क्योंकि डेंसिटी फिर कहाँ ज्यादा होगी, इसका मतलब J2 जो है J1 से ज्यादा होगा। J1 लेस देन J2 होगा। चलो उल्टा कर दिया क्या मैंने, J2 इधर से जाए। बेटा ऐसा है, होमवर्क अगर फिजिक्स में नहीं करोगे ना तो थ्योरी तो मैं करवा ही दूंगा, फायदा क्या होगा? फायदा तो कुछ नहीं होने वाला, मार्क्स भी नहीं आएंगे, फिर करोगे क्या? इसलिए होमवर्क भी पूरा कंप्लीट किया करो। अब आप सोचो, 2 क्लास तो मैंने वैसे ही कैंसिल करी एक तरह से, इसलिए क्योंकि होमवर्क नहीं हुआ आप लोगों का। और अगली बार ये ध्यान रखोगे, जो होमवर्क करके नहीं आएगा उसको क्लास से रिमूव भी कर दूंगा मैं। या तो सिर्फ थ्योरी पढ़ लो, थ्योरी पढ़ा देता हूँ मैं, या फिर सब्जेक्ट ही पढ़ लो। सर आप होमवर्क मतलब नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर रहे हो ना, मतलब तो 1:30 बजे के बाद वाले में? ठीक है। जिसको आना है आओ, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है भाई, करियर तुम्हारा है, मेरा तो है नहीं। मैं तो डिस्कस करूंगा जो करूंगा ही। और अब मैं ऐसे डिस्कशन के लिए अलग से एक लेक्चर रखूंगा, उसमें करके आइए आप लोग। हाँ सर। जो नहीं आता है कोई बात नहीं, उसकी मर्जी है। उसको कुएं में गिरना है तो खुद को क्या कर सकते हैं, गिर जाओ कुएं में जाके, ज्यादा अच्छा है। वैसे भी कुएं में गिरने की जरूरत नहीं, आजकल तो ऐसे भीड़ में चले जाओ, कोरोना तुम्हें वैसे ले डूबेगा। सर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ग्रेविटेशन का एक्सरसाइज 1 ना? हाँ एक्सरसाइज 1 है उसका, अभी भी एक्सरसाइज 1 ही किया है क्या? अब तो कंप्लीट हो गया होगा उसका भी, 1 2 3। नहीं सर, कंप्लीट तो नहीं हुआ। कंप्लीट हो क्यों नहीं रहा, मुझे तो वही समझ में नहीं आ रहा है। 2 2 3 3 महीने तो चैप्टर्स को हुए हो गए। हाँ? ये भी तुम्हारा होमवर्क ही नहीं हो रहा है, तो क्या टाइम पे पास हो रहा है क्या? मुझे करियर ही बर्बाद करना है अपना, तो कर लो।
हो गया सर। हो गया? हाँ सर। ठीक है, अब तो हमारे पास जैसे अभी हमने फॉर्मूला देखा रो एल बाई ए, तो उस फॉर्मूले को चलो देखो अप्लाई करके देखते हैं, उससे रेजिस्टेंस निकालते हैं, है ना। तो जैसे एक एग्जांपल लेता हूं मैं कि मान लो जैसे कि ये एक हॉलो सिलेंडर है, जिसके इनर रेडियस मान लेते हैं ए है और आउटर रेडियस मैंने मान लिया कि बी है। तो ये रेडियस ए है और ये रेडियस बी है, और इसकी लेंथ है। इसमें पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग इन दोनों पॉइंट के बीच में अप्लाई कर रहे हैं, मतलब इधर से करंट इसमें फ्लो करता है, इधर से करंट जाएगा, तो ये तो खाली है, नीचे जीरो से ए तो खाली है, तो इसका एरिया क्रॉस सेक्शन क्या मानेंगे फिर हम लोग इस केस में, तो वो हो जाएगा पाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और इसकी रेजिस्टिविटी रो दिया हुआ है, तो इसका जो रेजिस्टेंस होगा क्या हो जाएगा, रो एल बाई पाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, तो इसका रेजिस्टेंस ये आ जाएगा। ओके, लिख लीजिए। हो गया सर। अब अगर मान लो ये पहला केस है, इसी में इसको रिमूव कर दूं मैं, ये रेडियस तो ए ही है, लेकिन इसमें करंट जो है वो रेडियली बाहर आ रहा है। करंट क्या हो रहा है, रेडियली बाहर आ रहा है, तो करंट ऐसे रेडियली बाहर आ रहा है, इस तरह से हमने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया कि रेडियली करंट क्या कर रहा है, बाहर आ रहा है। मतलब अगर मैं इसका एरिया क्रॉस सेक्शन को अगर देखूं इधर से, तो मुझे ये ऐसा नजर आ रहा है। और इसमें पोटेंशियल डिफरेंस हमने इस तरह से अप्लाई किया हुआ कि करंट ऐसे बाहर जा रहा है। तो आप यहाँ देखो, इसका इस केस में एरिया क्रॉस सेक्शन कंटिन्यूसली चेंज कर रहा है। इसमें एरिया क्रॉस सेक्शन क्या था, पूरे यहाँ से यहाँ तक कांस्टेंट है, मालूम है, वेरी नहीं कर रहा है, लेकिन इसमें एरिया क्रॉस सेक्शन वेरी कर रहा है। तो क्या करेंगे हम लोग, इसमें इंडिकेट करेंगे। ठीक है, तो कैसे इंडिकेट करेंगे देखो, तो सेंटर से आर डिस्टेंस पे जाके है ना, सेंटर
से r डिस्टेंस पे जाके dr थिकनेस का एक शेल बना रहा हूँ, सिलिंड्रिकल शेल है जिसकी लेंथ l है और ये थिकनेस इसके जो है वो dr है। इसका जो एरिया क्रॉस सेक्शन बनेगा ना dA, वो बनेगा दरअसल 2 पाई r इंटू एल बनेगा। तो यहाँ हमारे पास में रेजिस्टेंस हो जाएगा डी आर इक्वल टू रो एल। एल की जगह क्या लिखेंगे, डी आर, क्योंकि एल आई के डायरेक्शन में है तो वो डी आर हो गया, डिवाइड बाई 2 पाई r l, और इसको इंडिकेट कर देंगे ए टू बी। ये रेजिस्टेंस आ गया हमारे पास में। तो रो बाई 2 पाई l ln b बाई a। आगे बात समझ में? तो ये सेकेंड पार्ट हो गया इसका। उसी तरह इसकी जगह स्फीयर ले सकते हैं हम लोग, है ना। अब एक चीज है, यहाँ हमने देखा कि जो रजिस्टिविटी है और जो रेजिस्टेंस है दोनों टेम्परेचर पर डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो टेम्परेचर के साथ उनका वेरिएशन क्या है वो भी देख लेते हैं। लिख लिया? हाँ सर। यानी चलो उसके पहले एक और एग्जांपल लेता हूं मैं, कि मान लो कोई सिलेंड्रिकल वायर है और उसको मान लो n टाइम्स अगर स्ट्रेच किया है तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, है ना। फाइंड द न्यू रेजिस्टेंस of find the new resistance of a cylindrical wire find the new resistance of cylindrical wire when it is stretched to n times, ठीक है। तो मान लेते हैं जैसे कि ये कोई वायर है
और इसका एरिया क्रॉस सेक्शन मैंने मान लिया कि ए है और इसकी लेंथ एल है और इसकी जो रजिस्टिविटी है वो रो है, तो आर नॉट इक्वल टू जाएगा रो एल बाई ए। इसको स्ट्रेच करके हमने इसकी लेंथ को एन टाइम्स कर दिया। तो लेंथ होगी इसकी एन एल, तो एरिया क्या हो जाएगा, लेकिन इसका चेंज हो जाएगा। तो इस तरह के केसेस में क्या करते हैं, वॉल्यूम को कांस्टेंट रखते हैं, यानी ए एल इक्वल टू एन एल ए डैश, यानी हमारे पास में ए डैश आ गया है ए बाई एन। तो रेजिस्टेंस क्या हो गया, आर डैश इक्वल टू या आर इक्वल टू रो, तो ये आएगा एन एल बाई एरिया ए बाई एन, यानी हो गया एन स्क्वायर रो एल बाई ए। तो रेजिस्टेंस हो गया एन स्क्वायर आर नॉट। ठीक है, लिख लो इसको। लिख लिया? हाँ सर। एक और एग्जांपल है, फाइंड द परसेंटेज चेंज in resistance when its length increased by X%, increased by X%. When the percentage change in resistance when its length increased by X%. तो मतलब क्या है, देखो अभी इसकी लेंथ एल है, इसका एरिया ए है, तो ये मटेरियल है, इसका रेजिस्टिविटी रो है, तो रो एल बाई ए इक्वल टू आर नॉट। X% इंक्रीज करने का मतलब क्या हुआ, इसका एरिया भी चेंज हो जाएगा, और हो गया एल प्लस एल एक्स बाई 100 ना, ये न्यू लेंथ हो गई इसकी। तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा इस केस में, तो रो एल प्लस एल एक्स बाई 100 इंटू ए डैश, यहाँ वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, तो ए एल इक्वल टू एल प्लस एल एक्स बाई 100 इंटू ए डैश इक्वल टू जाएगा ए डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स बाई 100, यहाँ रख देंगे। आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो एल 1 प्लस एक्स बाई 100 का होल स्क्वायर बाई ए, ये समझ में आ गया होगा, ये ऊपर चला गया। तो हमें परसेंटेज चेंज चाहिए, लिख लीजिए इसको।
हाँ सर हो गया। तो परसेंटेज चेंज अपने को चाहिए, मतलब क्या हुआ, r माइनस r नॉट बाई r नॉट इंटू 100, तो रो l बाई a 1 प्लस x बाई 100 होल स्क्वायर माइनस रो l बाई a डिवाइडेड बाई रो l बाई a इंटू 100। ये आ जाएगा, ये तो कैंसिल आउट हो गया, इसको एक्सपेंड करेंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 100 का होल स्क्वायर प्लस 2x बाई 100 माइनस 1 इंटू 100, तो 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, तो अल्टीमेटली आ गया 2x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 100। तो इतना परसेंटेज चेंज हुआ। सर एक सेकंड के लिए पिछला पेज दिखाइए ना। हाँ सर हो गया। हो गया ना। फिर नेक्स्ट है टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ रजिस्टिविटी। तो ये देखा गया है कि कोई भी मटेरियल जब हम लोग लेते हैं तो हमने देखा है कि उसमें टाउ है, टाउ किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो टाउ डिक्रीज करेगा, तो रेजिस्टिविटी क्या करती है, इंक्रीज करती है। ठीक है, तो यानी जो चेंज इन रजिस्टिविटी है वो इस बात पे डिपेंड करती है कि इनिशियली रजिस्टिविटी कितना था, वो इस बात पे भी डिपेंड करती है कि चेंज इन टेम्परेचर कितना हुआ। तो dt ले लेता हूँ मैं, तो डी रो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा रो dt, या इसको हम लोग लिख सकते हैं डी रो इक्वल टू अल्फा रो dt, यानी अल्फा इक्वल टू जाएगा डी रो बाई रो dt, जहाँ अल्फा क्या है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी है। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ
रजिस्टिविटी है। हाँ सर अभी तो अगर मान लो जैसे हम बात करें कि अल्फा कांस्टेंट है, मान लो ये वेरिएबल भी हो सकता है। अल्फा अगर कांस्टेंट है तो डी रो बाई रो, मान लो रो 1 से रो 2, हम रेजिस्टिविटी की बात कर रहे हैं, तो जाएगा अल्फा डी टी T1 से T2। तो हमारे पास इसको इंडिकेट करेंगे तो ln रो 2 बाई रो 1 इक्वल टू जाएगा अल्फा T2 माइनस T1, और रो 2 इक्वल टू हो गया रो 1 T2 पावर अल्फा T2 माइनस T1, है ना। लेकिन अगर ऐसा हो कि इफ अल्फा T2 माइनस T1 लेस देन 1 है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, रो 2 इक्वल टू रो 1 हो जाएगा 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1 प्लस हो जाएगा अल्फा T2 माइनस T1 का होल स्क्वायर बाई 2 होता है, 2 फैक्टोरियल होता है। तो ये हायर पावर क्या हो जाएगी, 0। तो हमारे पास आ जाएगा रो 2 इक्वल टू रो 1 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1। लिख लिया। हाँ सर नेक्स्ट है हमारे पास में टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस। इसमें भी सेम वही होगा, अल्फा इक्वल टू मतलब डी आर बाई आर डी टी, ठीक है। तो ये अल्फा और वो अल्फा सेम हो सकता है उस केस में, मतलब जो मैंने टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी लिया है और यहाँ टेम्परेचर अल्फा क्या है, टेम्परेचर कोफिशिएंट रेजिस्टेंस दोनों इक्वल हो सकते हैं उस केस में जब कोई एरिया में चेंज नहीं है, कोई लेंथ में चेंज नहीं है। अदरवाइज दोनों क्या होंगे, अलग अलग होंगे, ठीक है। तो यहाँ भी सेम वही है, डी आर बाई आर R1 से R2
टेम्परेचर मान लो T1 से T2 अल्फा dt, यहाँ भी मैं अल्फा, इस केस में भी अल्फा को कांस्टेंट मान रहा हूँ, तो ये रहेगा ln R2 by R1 इक्वल टू अल्फा T2 माइनस T1, तो R2 इक्वल टू R1 A2 पावर अल्फा T2 माइनस T1, और इफ अल्फा T2 माइनस T1 अगर लेस देन 1 है, यहाँ भी इक्वेशन क्या मिल जाएगी, R2 इक्वल टू R1 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1। लिख लिया? सर यहाँ पे जो हम लोग ने अल्फा लिया हुआ है वो अलग है ना? नहीं, अल्फा अलग है, लेकिन उस केस में अलग है जब A और L अलग है तब, मतलब वो भी अगर वेरी कर रहा है तो हाँ वेरी सर। कैसे कर सकता है, तो वहाँ क्या लेंगे फिर, वहाँ अगर एरिया की और लेंथ की बात करेंगे तो वहाँ भी अल्फा होगा, लेकिन अल्फा कौन सा होगा वहाँ, अगर चेंज करते तो लेंथ Variable। चेंज कर रही है मान लो, एक्सपेंशन हो रहा है मान लो, हाँ तो कौन सा लेंगे, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन और टेम्परेचर कोफिशिएंट हाँ। ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन, सॉरी सुपरफिशियल एक्सपेंशन या एरियल हाँ एक्सपेंशन, सर। याद है अल्फा और बीटा, हाँ वो हाँ हाँ। वो हाँ, लेकिन अगर मान लो उसमें वेरिएशन नहीं मानते हम लोग, तो उस केस में ये अल्फा और रेजिस्टिविटी वाला जो अल्फा है दोनों सेम होंगे। हाँ सर समझे। हम्म? मतलब जब वेरिएशन होगा लेंथ और एरिया में तभी मतलब वो रेशियो अल्फा, रहेगा ना, लेंथ का वेरिएशन हाँ, अपॉन अल्फा। क्योंकि कट जाएगा ना और डी आर बाई आर में, एल और ए कट जा रहा है ना, हाँ सर। इसलिए वो अल्फा और अल्फा दोनों सेम आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ से है ना हमारे पास में। हाँ सर समझा। मैं बोल रहा था सर कि अगर लेंथ में भी वेरिएशन है तो लेंथ वाला आपने बोला ना कि एक्सपांशन में मतलब चेंज इन लेंथ वाला जो अल्फा है, तो चेंज इन लेंथ temperature- वाला लेंगे फिर उसमें, और जो एरिया में चेंज इन एरिया वाला बीटा रहता है तो उसका रेशियो आएगा ना अल्फा। उसका ठीक हाँ। है सर। चलो ठीक है, मिलते हैं फिर 1:30 पर।